नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बुरहानपुर की खबर से, जहां पर नेपानगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर प्रचार काफी तेज हो चुका है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी कासडेकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। और इससे पहले मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। सांवेर क्षेत्र के राजपूत समाज सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और उनके साथ प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद थीं। साथ ही नंद कुमार सिंह चौहान, शंकर ललवानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजपूत समाज के लिए घोषणाओं की झड़ी लगाई और कहा कि रानी पद्मावती की स्मृति में भोपाल की मनुआ भान की टेकरी पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक को बेहतर स्वरूप देने के लिए राजपूत समाज का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा जो अपने सुझाव देगा। वहीं रानी पद्मावती की शौर्य गाथा को प्रदेश सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। साथ ही महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर शौर्य पुरस्कार हर साल सरकार देगी। इसके अलावा पद्मावती फिल्म के रिलीज के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन में कनेडी सेना के युवाओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएं। पद्मावती जी के जीवन पर आधारित जो सही उनकी जीवन गाथा है, शौर्य गाथा है, उसको अगले सत्र में अभी मैं निर्देश दे रहा हूं, पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कर दिया जाएगा। और दो पुरस्कार, एक महाराणा प्रताप जी के ऊपर महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार और दूसरे एक पद्मिनी पुरस्कार जो हमारी बहनें शौर्यपूर्ण काम करेगी। वो पुरस्कार हर साल 2 लाख रुपए का राणा प्रताप जी के ऊपर और महारानी पद्मावती के ऊपर, पद्मावती के ना। अभी राजनीति छोड़ी नहीं है, अभी तो प्रचंड राजनीति करनी बाकी है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने छतरपुर के बड़ा मलहरा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को लेकर जनता के बीच कोई नाराजगी नहीं है। उमा भारती ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की और कहा कि 2024 में पार्टी जहां से कहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ने वाली है। और यहाँ पर जो प्रचंड राजनीति की बात मैंने कल कही, लोग उसका मतलब मीडिया में आई और मैंने कही है, किसी ने गलत नहीं कहा है, ना गलत छापा है, ना गलत कहा है। मैंने कहा है कि मैं ये वाला चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी 2019 का, क्योंकि जब मैं मंत्री थी गंगा जी की तो 20,000 करोड़ की योजनाएं मैंने बना दी। लेकिन मुझे पता था कि गंगा कोई सरकार की बनाई नहर नहीं है, गंगा तपस्या से आई हुई पवित्र धारा है। इसलिए गंगा के किनारे चलते हुए तप करना 2-3 साल, इसी से जो हमने गंगा की योजनाएं बनाई हैं वो फलीभूत होंगी। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 19 का, लेकिन 24 का चुनाव में जरूर लड़ूंगी। 2024 का उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 2024 का चुनाव में जरूर लड़ूंगी। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर में चुनावी रैली की। कोटेश्वर मैदान में आयोजित रैली में सचिन पायलट और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में रैली करते हुए वोट देने की अपील की। और इधर कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता सचिन पायलट आज शिवपुरी जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। शिवपुरी जिले के नरवर और सतनवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद थे। ऐसी सोच तो नागपुर में बैठकर केंद्र की सरकार को पुतली बनाकर चलाती है। ऐसी सोच जो इस देश में
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से अधिकार तो हमारे दलित आदिवासी भाई बहनों को दिया था, उस आरक्षण को खत्म करने की बात ये लोग करना चाहते हैं। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं। अरे चौतरफा मार दिया किसान को, फसल का दाम नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, बिजली नहीं, समर्थन मूल्य खत्म करना चाहते हैं। कानून में संशोधन कर बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दरवाजा खोलकर किसान को लूटने का काम करते हैं। और देखो हिम्मत इनकी। और शिवपुरी के अलावा मुरैना के जौरा विधानसभा क्षेत्र में भी सचिन पायलट ने प्रचार किया और इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमले बोले। इस मौके पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास और संत प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। भारी बहुमत के साथ कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान साहब, जिनको जनता ने सत्ता से बाहर रखा था, उन्होंने बैकडोर एंट्री करी है और पब्लिक को ये पसंद नहीं आ रहा है। और उपचुनाव क्यों हो रहे हैं सब अच्छी तरह जानते हैं। अंततः जो अंतिम निर्णय है वो जनता के हाथ में, मतदाता के हाथ में है। हम अपनी बात को रख रहे हैं। जो रिस्पांस हमें दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। कि जब लोकतंत्र का इतिहास कलंकित हो रहा था तो इस भारत माता के माथे पे कलंक लगने से इन्होंने बचाया। जीतू पटवारी जी का जलवा आपने देखा, मैंने भी देखा। बेंगलोर चले गए थे सरकार बचाने के लिए। वो अपनी सरकार बचाने के लिए बेंगलोर नहीं गए थे, वो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बेंगलोर गए। उपचुनाव के रण में अब कर्मचारियों को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर बयान दिया, जो कमलनाथ ने बयान दिया, इस पर पलटवार किया। कहा कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ कर्मचारियों को धमकाने लगे हैं, जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ले। कल दरअसल कमलनाथ ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी याद रखें कि 10 के बाद 11 तारीख आएगी। दिग्विजय सिंह ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि ग्वालियर चंबल में कुछ पुलिस वाले नेतागिरी करने लगे हैं और कुछ कर्मचारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। इसी बयान को लेकर अब सीएम ने पलटवार कर दिया। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम सब लोग जानते हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूरिंग इलेक्शन जब आचार संहिता लग जाती है तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में वो सारा काम करते हैं। पुलिस थानेदारों पर जहां जहां शिकायतें आई हैं उन पर हम नजर रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई इस प्रकार की हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, जैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं। अधिकारियों को डराने की बात ये हमें चुनाव आयोग में उलझा के रखना चाहते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी की बात पे मोहर लगाई है। आज आप देख लीजिए, एक आईएएस और एक आईपीएस का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने किया है, इन्हीं शिकायतों के आधार पर किया है जो कमलनाथ जी बोल रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। इमरती देवी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है इमरती देवी को और 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। कमलनाथ पर टिप्पणी को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। कमलनाथ के परिवार को लेकर इनकी तरफ से बयान दिया गया था और इसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त जो आपको बता रहे हैं, एक तरफ कमलनाथ को हिदायत दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो आइटम वाला बयान था दिया था कमलनाथ ने, इसको लेकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करे, तो दूसरी तरफ इमरती देवी को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया, 48 घंटे में जवाब मांगा है। कमलनाथ पर टिप्पणी को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। कमलनाथ के परिवार को लेकर बयान दिया गया था इमरती देवी की तरफ से।
इधर चुनाव आयोग ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हिदायत देते हुए कहा कि अगर आप किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर जब आचार संहिता लागू हो तब। एक जनसभा में मंत्री इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का प्रयोग किए जाने पर बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से ऑनलाइन कमलनाथ की शिकायत की थी और अब चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नसीहत देते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से बचने की सलाह दे दी है। तो प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव पर नेताओं पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और छीटाकशी को भारत निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए या जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कह दिया था, जिस पर आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, जिनके कैलाश विजयवर्गीय की नाक पर की गई टिप्पणी को लेकर भी सज्जन सिंह वर्मा को आयोग ने नोटिस दे दिया है। दोनों नेताओं के द्वारा सार्वजनिक सभा में की गई इन टिप्पणियों को आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इधर भिंड के मेहगांव विधानसभा उपचुनाव में वीडियो वॉर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी समर्थक एक दूसरे के खिलाफ वीडियो डालकर एक दूसरे को दलित विरोधी साबित करने में लग गए। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में डाला गया जिसमें एक दलित की कुछ लोगों के द्वारा पिटाई करते हुए दिखाया जा रहा है और पिटाई के आरोपियों में हेमंत कटारे का नाम भी घसीटा जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से एक स्टिंग जारी किया गया जिसमें दलित की पिटाई मामले में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे का नाम बीजेपी के वर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की ओर से षड्यंत्र पूर्वक शामिल किए जाने का खुलासा किया गया है। स्टिंग सामने आने के बाद अब बीजेपी को सफाई देते नहीं बन रहे। कर रहे हैं, इनकी हकीकत भिंड जिले की जनता जानती है। जिस तरह से खड़े होकर के हमारे हरिजन भाइयों और दलित भाइयों पर इन्होंने अत्याचार किया, जिसमें जो स्वयं अपराधी भी है, वो कभी ना दलितों का सम्मान करते हैं ना पिछड़े वर्ग का सम्मान करते हैं। ओपीएस भदौरिया वो व्यक्ति है जो हर वर्ग का, हर समाज का और हर व्यक्ति का सम्मान करता है। और उपचुनाव की जंग में इस बार 80% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, यानी नेताजी हैं मालामाल। सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हैं। इनकी कुल संपत्ति 86.96 करोड़ है। तो सबसे कम संपत्ति वाली प्रत्याशी चैना बेगम। देखिए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अपना पूरा दम लगा रहे हैं। कुल 355 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 80 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं कांग्रेस के 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीएसपी की बात करें तो 13 उम्मीदवार करोड़ों के मालिक हैं, जबकि एसपी के 2 उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति है। चुनावी रण में 14 निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। वहीं 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है। तो 25 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच में है। सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो वो कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हैं। सांभेर सीट से चुनाव लड़ रहे प्रेमचंद गुड्डू के पास 86.96 करोड़ की संपत्ति है। तो दूसरे नंबर पर ब्यावरा से बीजेपी के सुशील प्रसाद के पास 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव हैं, इनके पास 13.45 करोड़ की संपत्ति है। वहीं ग्वालियर से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार चैना बेगम की संपत्ति सबसे कम यानी 3000 है। उम्मीदवारों के शपथ पत्र से उनकी आय की जानकारी मिली है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उम्मीदवार की संपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जनसेवा की भावना मायने रखती है। उम्मीदवार करोड़पति है या उसके पास पैसा नहीं है, ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि उसकी जन सेवा की भावना कितनी प्रबल है, जिस दल से वो मैदान में, उस दल की रीति नीतियाँ क्या हैं और उनका इतिहास क्या है, जिसके आधार पर निर्धारण किया जाएगा कि उसको मत दिया जाए ना दिया जाए। वहीं कांग्रेस चुनाव आयोग की पहल की तारीफ कर रही है।
साथ ही सीएम शिवराज पर संपत्ति को लेकर निशाना भी साध रही है। शिवराज जी ने कहा कि मैं गरीब हूँ कैंपेन चलाया, तो हमने बताया कि 20 साल पहले की उनकी संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था और आज की संपत्ति दोनों में अंतर देख लें और गरीब है क्या वो पता लग जाएगा। 7 करोड़ के करीब उनकी संपत्ति का पता चलता। तो ये एक अच्छी चुनाव आयोग ने वर्षों पूर्व जो परंपरा चालू करी है, इसके तहत हर व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि की वास्तविकता जानने का अधिकार रहता है, हक रहता है और जानकारी रहती है। मैदान में उतरे कुछ प्रत्याशियों की सालाना इनकम लाखों में है। मसलन मैदान में उतरे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी सालाना आय सबसे ज्यादा है। इनमें सांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी की सालाना आय 98.73 लाख है, तो वहीं मंधाता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह की सालाना आय 87 लाख है, तो वहीं सांची से बीएसपी प्रत्याशी पूरन सिंह की सालाना आय 68 लाख रुपए है। हालांकि चुनावों में 48 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने पैन नंबर शपथ पत्र में नहीं दिए हैं। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने एसआई सुरेंद्र यादव को टक्कर मारने वाले आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। आपको बता दें कि आरोपी ने एसआई सुरेंद्र यादव को कार के बोनट में फंसाकर घसीटा था। दरअसल कल देर रात कैंट इलाके में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकल रही थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई। इसी दौरान एक कार रॉन्ग साइड से वहां पर दाखिल हो जाती है। ड्यूटी पर तैनात एसआई सुरेंद्र यादव उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार चालक रुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता जाता है। एसआई कार के पीछे भागते हुए पहुंचते हैं और कार के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो कार चालक तब भी नहीं रुकता और कार रोकने के बजाय पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश करती। पुलिस ने आरोपी जसप्रीत सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इधर इंदौर में मानव तस्करी समेत कई गंभीर मामलों में जेल में बंद जीतू सोनी के पार्टनर नरेंद्र रघुवंशी ने अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नरेंद्र फिलहाल जेल से पेरोल पर छूटकर घर आया था और आज उसकी पेरोल की अवधि समाप्त हो रही थी, से आज ही जेल जाना था, लेकिन उससे पहले ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की। वो पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से भी जूझ रहा था। खबर यह भी है कि वो केस दर्ज होने और जेल जाने के बाद से ही तनाव में था। आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा गया जिसमें बीते दिनों हुई पुलिसिया कार्रवाई के कारण अपनी धूमिल हुई प्रतिष्ठा का जिक्र किया गया। साथ ही मौत के बाद अपने अंगदान करने की बात भी लिखी गई है। मर्ज कायम किया गया है और अब पीएम के लिए हम लोग लेते हैं। मैडम मृतक कौन है, क्या करता था, कोई सुसाइड नोट मिला है? इन सबकी जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे आपको। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बैलगाड़ी चलाकर खरगोन स्थित अपने गृहग्राम बोरावा वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल अरुण और सचिन यादव सालों से चली आ रही परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय सुभाष यादव भी दशहरे के पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैलगाड़ी पर ही जाते थे। वहीं रावण दहन के बाद दोनों भाइयों ने ग्रामीणों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 2 जिलों में तेंदुए की दहशत देखने को मिली है। पहली तस्वीर धार की, जहां पर कुएं में एक तेंदुआ गिर गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी इत्तला वन विभाग को की। इसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुए को रेस्क्यू कर कुएं से निकाला गया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। दूसरी खबर जबलपुर से, जहां के सिविल लाइन क्षेत्र में बीते 3 दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। रविवार की रात जहां सर्किट हाउस के गार्डन में तेंदुए के पगमार्क मिले, वहीं मंगलवार को सर्किट हाउस के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ घूमते हुए कैद हुआ। तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही सोमवार की सुबह से ही सर्किट हाउस से लगे वेटरनरी कॉलेज परिसर में वन विभाग की तैनाती थी। इस परिसर में काफी लोग रहते हैं और तेंदुए की मौजूदगी की खबर ने हड़कंप मचाकर रखा हुआ है। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की केस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।